बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:03 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। आज भी शो में बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरीज। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान। 17 रुकनी स्क्वाड में 3 विकेट कीपर्स शामिल। अब्बास आफरीदी को पहली बार कौमी टीम का हिस्सा बनाया गया। टेस्ट कप्तान शान मसूद टीम से आउट। मोहम्मद हारिस भी जगह बनाने में नाकाम। शादाब खान इंजरी की वजह से स्क्वाड से बाहर। टीम की बेहतरी के लिए 3 विकेट कीपर्स का फैसला किया। कोशिश है कि वर्ल्ड कप में कोई मुश्किल ना हो। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज। उमर अकमल ना पहले मेरी वजह से आया ना अब आएगा, वो अपनी परफॉर्मेंस से टीम में वापस आएगा। कामरान अकमल। सबको मुंतखब करने के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। अपनी इंजरी से ठीक हो रहा हूँ और जल्द ही 4 रोज़ा क्रिकेट खेलना शुरू करूँगा। शादाब खान। पर टेस्ट में नाकामी के बाद पाकिस्तान का मेलबर्न में अगला इम्तिहान शुरू। दूसरे टेस्ट मैच के लिए कौमी टीम मेलबर्न पहुँच गई। मेलबर्न टेस्ट में बाबर आजम, इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक से बहुत सी तवक्कुआत हैं। अजहर अली। शान मसूद को समझने की जरूरत है कि रिजवान सरफराज अहमद से ज्यादा बेहतर तरीके से फास्ट बॉलिंग को खेलता है। रमीज राजा। प्रेसिडेंट ट्रॉफी में मोहम्मद अब्बास की उम्दा कारकर्दगी ने स्टेट बैंक को PTV के खिलाफ 10 विकेटों से कामयाबी दिला दी। वाबडा ने KRL को 48 रन से हरा दिया। SNGPL और गनी ग्लास का मैच ड्रॉ। बाबर आजम विराट कोहली का वनडे में 50 सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़े और साथ ही इसके लिए पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाना भी जरूरी है। इमाद वसीम। फातिमा सना का न्यूजीलैंड में T20 लीग के लिए कैंटरबरी के साथ मुआहदा। पाकिस्तान के हुज़ैफा इब्राहिम US ओपन अंडर 19 स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। रॉयल प्रीमियर लीग सीजन 14 के तीसरे मैच में 7 डिस्ट्रिक्ट ने जेम एजुकेशन को 5 विकेटों से हरा दिया। अवैस अहमद की शानदार परफॉर्मेंस पर मारूफ क्रिकेट ऑर्गेनाइजर और साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ज़हीर अहमद ने मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और आज आपने टॉप स्टोरीज में देखा कि पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान किया। वहाब रियाज और कामरान अकमल ने। क्या स्क्वाड था वो एक नज़र देखेंगे, उसके बाद शो में गुफ्तगू करेंगे। आपके सामने शाहिनशाह आफरीदी, आमिर जमाल, अब्बास आफरीदी, अबरार अहमद, आजम खान, बाबर आजम, इसके साथ साथ फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, हसीबुल्लाह के जिनको शामिल किया गया है। इसके साथ जनाब इफ्तिखार अहमद को भी शामिल किया गया है। फिर नवाज़ भी हैं और मोहम्मद रिजवान भी हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, उसामा मीर और जमान खान। ये वो पाकिस्तान का स्क्वाड है कि जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो T20 सीरीज में शिरकत करेगा। पाकिस्तान के इस अनाउंस करदा स्क्वाड के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के दीगर मामलात के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ एक ऐसी ज़बरदस्त स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से पर्सनैलिटी मौजूद हैं कि जो एक तारीखी हैसियत रखते हैं, कि जो इनके पास एक हिस्ट्री है और अभी वर्ल्ड कप भी उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इंडिया में जाके कवर किया। बहुत ही शुस्त उर्दू बोलते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं और साथ साथ जिस तरह से उन्होंने शाहरुख गंगोली का इंटरव्यू किया वो टॉक ऑफ द टाउन बना रहा। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे इंतहाई सीनियर, इंतहाई सीजन और बहुत ही काबिल मोहतरम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब। शो में उनको खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम सलाम अली मियां, बहुत खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और टीम का आज ऐलान हुआ है। आपने बड़े अदवार गुजारे हैं इस जर्नलिज्म में, बड़ी आपने टीमें कवर की हैं। किस हद तक आपकी टीम बैलेंस लग रही है न्यूजीलैंड के हालात को देखते हुए? बैलेंस है, मुनासिब है और जिस तरह वादा किया था वहाब रियाज, उनकी सिलेक्शन कमेटी और उनके कंसल्टेंट्स ने कि कौमी क्रिकेट के अच्छे परफॉर्मेंस को जगह दी जाएंगी। थोड़ा सा टफ इसलिए था कि अब आप सिर्फ 4 या 5 महीने दूर हैं T20 वर्ल्ड कप से, तो आप बहुत ज़्यादा आजमाइशें भी नहीं कर सकते। यही अगर वक्त 1.25 साल या 1.5 साल का होता तो कुछ और नए प्लेयर ट्राई किए जाते। एक तो प्लेयर ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर आप बहस करते हैं और आप कहते हैं कि ये नहीं होते और वो नहीं होते, लेकिन ओवरऑल टीम सही है। 1-2 प्लेयरों को, जैसे सब लोग यही कहेंगे कि मोहम्मद हारिस को इस मौके पर रेस्ट देना अच्छा नहीं लगा, बनता नहीं था, इसलिए कि वो अभी T20 का जो नेशनल T20 कप हुआ है उसमें भी 300 प्लस और बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ 130-140 के करीब का स्ट्राइक रेट उनका होता है, तो उनको इस वक्त रेस्ट देना बनता नहीं था। लेकिन हसीबुल्लाह भी अच्छा खिलाड़ी है। हसीबुल्लाह मेरे हिसाब से 50 ओवर्स का अच्छा खिलाड़ी है। उसने लिस्ट ए में एक 100 भी अभी बनाया था पाकिस्तान कप में और पाकिस्तान कप में रेगुलरली टॉप स्कोरर्स में शामिल होता है। एक मोहम्मद नवाज की सिलेक्शन पे हमेशा सवालिया निशान रहेगा। उनके कौमी T20 क्रिकेट में 191 रन और 5 विकेट हैं, जबकि दानिश अजीज उसी तर्ज की के क्रिकेटर हैं। उनके 188 रन और 14 विकेट और वो फील्डर भी बहुत अच्छे हैं। तो नवाज को जाहिर है उनके एक्सपीरियंस की वजह से मौका दिया है, पहले न्यूजीलैंड में खेल चुके हैं। तो 2-4 प्लेयर ऐसे होते हैं
कि जिनके ऊपर आप कहते हैं कामरान गुलाम मेरे हिसाब से हमेशा से बदकिस्मत रहे, लेकिन उन्होंने कैंप में बुलाया, आगे उनको जरूर मौका मिलना चाहिए। ठीक है, और उसामा मीर के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि आप तक भी बात पहुंची होगी कि आरिफ याकूब ने जिस तरह डोमेस्टिक T20 में कराची को चैंपियन बनवाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो आरिफ याकूब भी कहीं ना कहीं कंसीडर हो रहे थे, लेकिन एक दफा फिर उसामा मीर चले गए। एक्सपीरियंस की बात है अली, अभी वो बिग बैश खेल रहा है, हो सकता है उसको अच्छा कुछ परफॉर्म कर जाए और उसकी वजह से न्यूजीलैंड में भी उसको थोड़ा सा मौका मिले, लेकिन बहुत ज्यादा ट्राइयां कर नहीं सकते थे। अगर यही जैसे मैंने कहा ना कि 1.25 साल 1.5 साल होता, तो आरिफ याकूब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, मैं तो बहुत ही इम्प्रेस हुआ और ये सोचता रहा कि 29 साल की एज में क्यों देर से आए और पहले क्यों नहीं आए। अगर 6-7 साल पहले आते, जबकि वो कह रहे हैं कि वो रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं सर्किट पर, तो अगर वो 5-6 साल पहले आते तो यकीनन वो पाकिस्तान खेल चुके होते हैं। उनके पास बड़ी अच्छी ग्रिप है, बड़ा अच्छा टर्न होता है और उनके पास दिल भी है, बगैर खौफ के वो बॉलिंग कराते हैं लेग स्पिन, जिसके लिए दिल भी बड़ा चाहिए होता है। और इस नेशनल T20 में उस्मान कादिर ने भी इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की है कि 5 विकेट हॉल था उनका, वो भी थोड़े बदकिस्मत रहे, लेकिन इस तरह होता है 2-1 सिलेक्शन जिनके ऊपर सवालिया निशान होता है, लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से टीम सही है। और अभी आप इंडिया का भी टूर करके आए हैं, तो आपको याद होगा कि इंडिया में एक स्पिनर थे इसी तरह के लेग स्पिनर तांबे, उनको भी बड़ा ताखीर के साथ खेलने का मौका मिला। मोर और लेस ऐसे ही केस नजर आ रहा है आरिफ याकूब का भी। बिल्कुल ऐसा ही है, उनको भी पहले मौका मिलना चाहिए था। मैंने उनसे एक छोटा सा इंटरव्यू किया था, तो वो कह रहे थे कि मैं रेगुलर खेल रहा था, 2-1 साल मेरे बीच के काफी खराब गए, हो सकता है कोई इंजरी वगैरह हुई हो या कराची की उसमें सामने ना आ सके हो। 1-2 प्लेयर कराची ने बड़े अच्छे खिलाए थे और कराची ने इसीलिए टाइटल भी जीता कि उनका कोचिंग स्टाफ, उनके प्लेयर्स अच्छे थे। अनवर अली इस नेशनल T20 में दोबारा नमूदार हुए, अच्छे लगे, लेकिन वो भी एक जमाने में 2013-14 में बड़ी पाकिस्तान टीम से खेले। साउथ अफ्रीका में एक सीरीज भी पाकिस्तान जीता था, जो बड़ी रेयर सीरीज पाकिस्तान जीता था, उसमें अनवर अली का बड़ा किरदार था। तो कुछ प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन इस तरह होता है कि कुछ प्लेयर थोड़ा सा देर हो जाती है उनको, उसी वजह से वो फिर कौमी टीम में नहीं आ पाते। अच्छा, जरा स्क्वाड पर आते हैं। शायद भाई ये बताएगा कि बहुत से लोग ये तनकीद करेंगे, 3 विकेट कीपर जा रहे हैं, रिजवान है, आजम है और उसके साथ साथ अब्दुल हसीब भी हैं, तो 3 विकेट कीपर को ले जाना सही था? ट्राई कर रहे हैं वो 2-3 प्लेयर, हो सकता है सबको चांस ना मिले। होना तो यही चाहिए था कि अगर यही अभी थोड़ा टाइम होता तो आप इस सीरीज को आजमाइश के तौर पर अपनी बेंच स्ट्रेंथ को, अपने बैकअप को मजबूत बनाने के लिए करते। आप देखें इंडिया कितना आगे निकल गया, आप देखें दूसरे मुल्क कितना आगे निकल रहे हैं। इंडिया ने 116 रन पर आउट कर लिया था साउथ अफ्रीका को पहले मैच में, और उनके वो कोई भी बॉलर नहीं खेल रहे थे जो वर्ल्ड कप में खेले थे। तो हमें भी अपने बैकअप पे तवज्जो देनी पड़ेगी, और अगर हसीबुल्लाह को 1-2 मैच मिल जाए, आजम को 4 या 5 मैच मिल जाए, तो हमें जज करने का मौका मिल जाएगा कि T20 वर्ल्ड कप में हमारे पास कितनी स्ट्रेंथ है। और दूसरी तरफ ये जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं कि जो अभी डोमेस्टिक में भी परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं, अहमद शहजाद और उमर अकमल्ला, इनका मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से मीडिया कैंपेन चली है अहमद शहजाद के लिए, उसके बाद एक उम्मीद हो चली थी कि शायद अहमद शहजाद टीम का हिस्सा बन जाए। अली, अगर कोई PR पे या मीडिया कैंपेन पे खेल सकता तो बहुत सारे प्लेयर अब तक खेल चुके होते हैं। अहमद बहुत अच्छा प्लेयर था, अहमद बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसको अपनी बहुत सी चीजें दुरुस्त करनी पड़ेंगी। ये PR मेरे ख्याल से उसके अगेंस्ट ही चली गई। PR सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा शोर हंगामा हुआ, लेकिन फ्रेंचाइज ने ये गौर किया, 6 की 6 फ्रेंचाइज ने, क्या ये इतनी PR चल रही है, अगर ये PR के बलबूते पे खेल सकता है तो फिर तो बात दूसरी है। उसने अच्छे रन्स बनाए नेशनल T20 में, लेकिन उसके ज्यादातर रन्स छोटी टीमों के खिलाफ थे, कमजोर बॉलिंग अटैक, कोयटा, लाड़काना, कराची ब्लूज। हाँ, और उसकी टीम जो है वो सुपर 6 में भी है, सुपर 8 था शायद, सुपर 8 भी नहीं पहुंच सकी। तो उसको अपने बहुत सी चीजों पे तवज्जो देनी पड़ेगी। उसने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में अच्छे रन्स बनाए, लेकिन बीच में सुना है छोड़ के चला गया, नाराजगी हो गई, तो उसको इन सारी चीजों पे तवज्जो देनी पड़ेगी। कमबैक उसका हक है, उसका भी है, उमर अकमल का भी है, लेकिन उमर अकमल पिछले पाकिस्तान कप में तो रन्स बनाए थे, लेकिन इस दफा नेशनल T20 में भी कुछ नहीं किया, और अब वो प्रेसिडेंट कप खेल रहे हैं उसमें भी कुछ नहीं किया। आज मैंने नहीं देखा, एक इनिंग में उन्होंने रन्स किए अभी वापडा के लिए, उन्होंने अभी 75 और रन्स किए। उन्होंने क्या किया? आज 75 के करीब रन्स किए उन्होंने अभी वापडा के लिए।
हाँ तो ठीक है, 75 को 100 में बदलें, आगे और मजीद खेलें, तो अहमद शिराज और उमर अकमल के पास पूरा हक है। वो डोमेस्टिक Right. क्रिकेट खेलें, अपने एटीट्यूड को सही करें, अपनी कमिटमेंट को सही करें, अपनी कंसिस्टेंसी को सही करें, तो उनके पास पूरा मौका है, पूरा चांस है कि उनको दोबारा पाकिस्तान टीम में जगह मिलनी चाहिए। बिल्कुल, शायद की बात बिल्कुल सही है और मैं इससे 100% एग्री करूंगा कि जो पीआर कैंपेन चली है अहमद शिराज की, वो उनके लिए नुकसान का बायस बन गई, क्योंकि फैंस तो अपनी बात कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता, जिस तरह शाहिद हाशमी साहब देख रहे होते हैं या हम जैसे जो वो एंकर्स देख रहे होते हैं कि उसका जो असरात हैं वो किस हद तक और कितनी दूर तक जाएंगे। आखिरी सवाल इस मुद्दे के हवाले से शायद भाई कि कराची किंग के कैप्टन है शान मसूद, आप समझते हैं कि उनको इस T20 स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था? जिस तरह वो टेस्ट टीम में उनको मौका दिया गया तो यहां भी उन पर ट्रस्ट किया जा सकता था? किया जा सकता था। सेलेक्टर्स में थोड़ी बहस हुई थी शान मसूद के नाम पे। शान मसूद T20 का वर्ल्ड कप खेले थे ऑस्ट्रेलिया में और अच्छा खेले थे, उन दूसरे या तीसरे नंबर पे थे रन गेटर्स में पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन फिर आगे वो स्कोर नहीं कर सके। अब शान के लिए यही है, सब लोग उसके डिसिप्लिन की, उसकी कम्युनिकेशन स्किल की तारीफ करते हैं। उसने जाते ही डबल 100 एक साइड मैच में बनाया, लेकिन टेस्ट मैच में वो दोनों इनिंग्स में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर सके। तो उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो रन्स का कॉलम है उसमें बड़े रन्स लगाने हैं और फिर वो उसी हिसाब से वनडे और T20 में भी आ सकेंगे। नाम पे उनकी बहस जरूर हुई थी, लेकिन चूंकि मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग है, टॉप ऑर्डर हमारा स्ट्रांग है, अगर आप ऊपर से देख लें तो रिजवान, बाबर, फखर, साइम अयूब, साहबजादा फरहान, हसीबुल्ला, तो इतना ज्यादा स्क्वाड में बैटिंग का डेप्थ है कि शान को शायद चांस नहीं मिलता, इसीलिए वो रह गए। ठीक है, और मुझे ब्रेक पे जाना है शायद भाई, लेकिन अब आपकी गुफ्तगू के दौरान ही मेरे जहन में सवाल आ गया कि बाबर आजम को, आपको लगता है कि बाबर आजम कन्नों से उनका नाम बच गया या बाबर आजम भी ड्रॉप हो सकते थे? बाबर आजम और रिजवान के बारे में चीफ सेलेक्टर की भी ये राय थी और सिलेक्शन कमेटी, एक तो सिलेक्शन कमेटी एक कंसल्टेंट है, सिलेक्शन कमेटी ये चाह रही थी कि बाबर और रिजवान को रेस्ट करके, लेकिन मसला ये है कि जब आपका चेयरमैन कमजोर हो, उससे डर हो, खौफ हो कि मेरी टीम हारेगी तो मैं ना उड़ जाऊं, मुझे ना हटा दिया जाए 5 फरवरी को। टीम डायरेक्टर नया है, उसका तजर्बा नहीं है। अगर सर ऑडियो लीक्स ने भी इसमें रोल प्ले किया है? थोड़ा बहुत किया होगा, इसलिए कि वो उससे पता चल रहा है कि जी किस तरह उन्होंने प्लानिंग करके रिजवान को भी दूर कर दिया कप्तानी से, बाबर से भी कप्तानी छीन ली, तो ये सारी चीजें। और फिर डरते हैं हमारे ऑफिशियल, हफीज ने मना किया, नहीं मुझे बाबर और रिजवान दोनों चाहिए, इसलिए कि अगर यहाँ 3-0 टेस्ट सीरीज में हो गया और अगर वो न्यूजीलैंड में T20 सीरीज भी हार गए तो उनकी जगह जाहिर खतरे में पड़ जाएगी। ये ऊपर से सारा चलता है, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, टीम डायरेक्टर, कप्तान, ये सब हार के खौफ से, बुरे रिजल्ट के खौफ से नई चीजें ट्राई नहीं कर पाते। ठीक है, शायद हाशमी साहब के साथ हम गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन के हवाले से, और चूंकि शायद भाई ने बड़ा अरसा, बार कह रहा हूँ कि एक तवील अरसा जो है इनका स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से बहुत सारी टीमें और बहुत सारे टूर उन्होंने कवर किए हैं, ग्राउंड पे जाके उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ को उन्होंने जो है वो कवर किया है। बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो सीरीज हो रही है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान जो है वो एक तवील अरसे से 1998-99 से टेस्ट मैच जीतना तो कुछ दूर की बात है, पाकिस्तान जो है वो टेस्ट मैच ड्रॉ करने में भी कामयाब नहीं हुआ है। एक तवील अरसे से पाकिस्तान की टीम जो है वो फतह के लिए ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे तरस रही है। ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं तो जरा इस मुद्दे पे बात करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं पाकिस्तान के सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी भाई से, पाकिस्तान के इस स्क्वाड के हवाले से जो न्यूजीलैंड के लिए आज अनाउंस हुआ। अब बात करेंगे जरा टेस्ट मैच के हवाले से जो पर्थ में पहला टेस्ट मैच है खेला गया। शाहिद भाई किस हद तक आपको मायूसी हुई? एक आम पाकिस्तानी अपने हिसाब से देखता है, आप जैसे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अपने जो अंदाजे से देखते हैं, अपने तजुर्बे से मैच को देखते हैं, किस हद तक आप मायूस हुए इस मैच को देख के? नहीं अली, मुझे तो बिल्कुल भी मायूसी नहीं हुई, इसलिए कि मैं तवक्को यही कर रहा था। बल्कि जब से ये टूर अनाउंस हुआ था 1 साल पहले, हमें पता था कि पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया जाएगी, तो उसी वक्त हमें पता था कि ये तवक्को आप अच्छी ना रखें, 3-0 ही होगा। इसलिए कि हमने कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पाकिस्तान की जितनी भी मैनेजमेंट है कभी ऑस्ट्रेलिया टूर को प्लान ही नहीं किया। इंडिया ने हमेशा से किया। इंडिया ने 2012 से लेके 2018 तक 6-7 ए सीरीज खेली, ए टीमें ऑस्ट्रेलिया भेजी, ऑस्ट्रेलिया से अपनी टीमें मंगवाई। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंडिया 3
मुल्क एक ही ट्राई सीरीज खेलते थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में भी मैच होते थे, साउथ अफ्रीका में भी होते थे, इंडिया में भी होते थे। तो इंडिया को उसका इतना फायदा हुआ कि पिछले 7 साल में जो ऑस्ट्रेलिया ने 35 होम टेस्ट खेले हैं उसमें 4 हारे हैं, वो चारों के चारों इंडिया ने हराए। इंडिया ने 2 सीरीज जीत ली अब ऑस्ट्रेलिया में, 2018 में, 2021-22 में। तो हमने कभी प्लान नहीं किया हमें अपनी जूनियर टीमें भेजनी पड़ेंगी। हमारी आखिरी ये टीम 2009 में गई थी, जिससे हमें अजहर अली, उमर अकमल, वहाब रियाज, उनकी मेच्योरिटी मिली, तो वो मेच्योर हुए। सरफराज भी गालिबन उस ए सीरीज में खेले थे। तो हम जब तक अपनी ए टीमें नहीं भेजेंगे, जूनियर टीमें नहीं भेजेंगे, हम उनको स्किल में मैच नहीं कर पाएंगे, उनके बॉलर्स को मैच नहीं कर पाएंगे। हमारे बॉलर्स, हमारे पास टेस्ट क्रिकेट के अच्छे बॉलर्स ही नहीं है। अब हमें देखना पड़ेगा कि हमारे फर्स्ट क्लास के जिन्होंने 50-50 मैच खेले हो, 150-150 विकेटें हैं, उनको हमें टेस्ट खिलाना पड़ेगा। हमें रेड बॉल के प्लेयर्स और व्हाइट बॉल के प्लेयर्स बिल्कुल अलग रखने पड़ेंगे। ठीक है। और शायद भी आपको याद होगा कि एक ज़माने में ग्रेट क्रिकेट में जो है प्लेयर पाकिस्तान के जाते थे, शोएब मोहम्मद वहाँ पे गए, इकबाल सिकंदर जिनकी आज सालगिरह भी है, उनको हैप्पी बर्थडे भी कहेंगे हम अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से, अपनी जानिब से, शाहिद भाई की जानिब से भी। 92 के वर्ल्ड कप की फातिह टीम का हिस्सा थे इकबाल सिकंदर, और रिजवान उज़्ज़मा जैसे प्लेयर भी जो है वो ग्रेट क्रिकेट खेलने पाकिस्तान भेजता था नौजवानों को। ये सिलसिला आप समझते हैं दोबारा शुरू होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। साल के शुरू में एक टीम गई थी रोहेल नजीर की क़यादत में, उनके प्लेयरों को आइडेंटिफाई करें, उनमें से किन किन प्लेयरों ने रन्स बनाए थे। मसरूर की कोचिंग में 2 दफ़ा हमने अंडर 16 की सीरीज खेली। अंडर 16 से ही जो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, वहीं से साइम अयूब आए थे। साइम अयूब ने फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना, तो हमें अंडर 16, अंडर 19 टीमें ऑस्ट्रेलिया भेजनी पड़ेंगी। जब मैं T20 वर्ल्ड कप में गया था, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हफीज चौधरी साहब बहुत ही नफीस आदमी है, और मैंने उनसे कहा कि हमारे कुछ बच्चे अगर आए, तो उन्होंने कहा हम पाकिस्तानी कम्युनिटी के जरिए उनको स्पॉन्सर करेंगे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, यहाँ क्लब क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। मैंने रमीज राजा को बताया, रमीज राजा भी बड़ा खुश हुए थे, लेकिन रमीज राजा हटा दिए गए। हमारी अंदर असल चेयरमैन की हटा है, उससे सारी चीजें तब्दील हो जाती हैं। तो अब अगर अशरफ साहब जा रहे हैं मेलबर्न में, तो वो ये बात करके आए कि हमारे कुछ प्लेयर्स को वहाँ ग्रेट क्रिकेट खेलने का मौका मिल जाए, और अगर हम कोई टीम भेजें तो उनको अगर ग्रेट टीमों के साथ नहीं तो कम से कम क्लब टीमों के साथ मैचेस मिल जाएं, और उन्हीं प्लेयरों को फिर हम ग्रूम करें कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें अगले टूर पर। मुझे तो डर खौफ होता है कि अब हम 15 टेस्ट लगातार हार गए, 17 टेस्ट अगर लगातार हार गए, तो ऑस्ट्रेलिया कभी हमें बुलाने से ही मना ना कर दे, जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश को आज तक अपनी तारीख में सिर्फ एक ही सीरीज दी है, 2003। और इयन चैपल ने कह भी दिया है कि पाकिस्तान को बुलाने से पहले सोचना चाहिए। ये माजी में इयन चैपल पहले ही कह चुके हैं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट टेस्ट मैच है मेलबर्न में, इसमें आप कोई तब्दीली देख रहे हैं? सरफराज को खेलता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि अभी आपने खुद रमीज भाई का नाम लिया, तो रमीज भाई ने भी तनकीद की है सरफराज के ऊपर। सरफराज बड़ा सॉफ्ट टारगेट है सबके लिए। जिस तरह उसको बेआरो मददगार करके तीनों फॉर्मेट से हटा दिया गया था, उसके साथ बड़ी ज्यादती थी, लेकिन सरफराज इस टेस्ट की दोनों इनिंग्स में बड़े मायूस कुन अंदाज में आउट हुआ है। तो अब ऑप्शन उनके पास है रिजवान का, जिसका ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड भी अच्छा है, तो हो सकता है कि वो रिजवान ऊपर जाएं। फिर एक आध बैटिंग में आपको तब्दीली करनी पड़ेगी, फहीम अशरफ को हटा के एक स्पिनर खिलाना पड़ेगा। मेलबर्न और सिडनी दो वो ग्राउंड है जहां पे पाकिस्तान 2-2 टेस्ट मैच, यानी 4 जो ऑस्ट्रेलिया में जीता है, 2 मेलबर्न में, 2 सिडनी में जीता है। तो स्पिनर तो आएगा। अब स्पिनर अगर अबरार फिट हो जाते हैं तो अबरार को खिलाएं, वरना साजिद खान को किस काम के लिए भेजा है? अगर ऑस्ट्रेलिया के पास नौमान अली भी हैं। जी, नौमान अली भी हैं। नौमान अली भी हैं। नौमान अली का तो कमाल ही हुआ कि टेस्ट मैच से पहले किसी ने नहीं बताया था कि नौमान अली की फिंगर इंजरी है। मैंने खुद पूछा था वहाँ मीडिया के लोगों से, जर्नलिस्टों से, उन्होंने कहा हसन अली भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, नौमान अली भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन जब टेस्ट मैच इतवार को पाकिस्तान हारा, तो मोहम्मद हफीज ने अक़दा खोला कि जी नौमान अली की तो उंगली में इंजरी थी, इसलिए हमें नहीं खिलाया। लेकिन टेस्ट मैच से पहले किसी को नहीं बताया था। वहाँ जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा कि हमें नहीं पता था कि नौमान अली इंजर्ड है और इस वजह। ठीक है। अच्छा, अभी आप सरफराज का तस्करा कर रहे थे कि सरफराज सॉफ्ट टारगेट है, लेकिन ऊपर से जब सारे आउट हो रहे हैं, इंक्लूडिंग बाबर आजम जैसा बैट्समैन जब आउट हो रहा है, जिसके लिए आपने खुद भी कहा कि बाबर आजम जो है वो खुद से आउट हो रहे हैं, कोई इनको आउट नहीं कर रहा। ये बात आपने वर्ल्ड कप में भी कही, और भी आपने इससे टेस्ट मैच को भी देखते हुए कही। बाबर आजम खुद से किस तरह से आउट हो रहे हैं, ये जरा से कुछ एलोबरेट अगर आप करें। खुद से मेरी मुराद कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल नहीं है, बल्कि वो अजीब डिसइंटरेस्टेड से, जैसे लैक हो, इंटरेस्ट नहीं उनको लग रहा हो, वो उस तरह से आउट हो रहे हैं। वर्ल्ड कप में आप देखें वो पुल करते हुए मिड विकेट पे, शॉर्ट मिड विकेट पे ज्यादा आउट हुए। नबी की बॉल पे बिल्कुल आउटसाइड दी ऑस्टम थी, वो मार के आउट हुए। तबरेज शम्सी को लेग स्लिप में वो मारते हुए आउट हुए, स्विंग आते हुए आउट हुए। तो वो
अजीब तरह से आउट हो रहे थे। बाबर आजम इस कैलिबर का प्लेयर नहीं है कि वो 14 और 21 रन बनाए। बाबर आजम का ये तीसरा दौरा है ऑस्ट्रेलिया का। लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं 100 रन, 80 रन, लंबी इनिंग्स एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन बाबर आजम दोनों इनिंग्स में पीछे एज करते हुए आउट हुए। यानी वो गलत शॉट मारकर आउट हो रहे हैं, उनको बॉलर आउट नहीं कर रहा, वो गलत शॉट मारकर आउट हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा शायद भाई, फिर वही बात है कि आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मेरे जहन में बातें आए जा रही हैं, और ये 1 घंटे के शो के बजाय मैं आराम से आपके साथ 2 से 3 घंटे का शो कर सकता हूं, क्योंकि आपके पास इतना जखीरा, इतना खजाना है आपके पास। एक अरसे से आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कवर कर रहे हैं। आजकल के जो हालात देखते हुए आपको कितना, इस बात को देखते हुए क्या फीलिंग होती है? अफसोस होता है, दुख होता है, या आप समझते हैं कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म गिरो कर रही है कि अब आजकल ऑडियो लीक्स जो है वो इसको लीक करने में फख्र महसूस किया जाता है, और साथ साथ जो है वो कोचिंग भी की जाती है कि सहाफी बता रहे होते हैं कि बल्ला पॉइंट से आ रहा है, फुट मूवमेंट ऐसी नहीं है। तो ये किस तरह हमारी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म जा रही है? अलमिया है ये, और मायूस कुन भी है कि इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल हमारा माशरा इसी तरह हो गया। जब से ये टीवी की जर्नलिज्म आई है, इसमें स्पाइस चाहिए, इसमें मसाला चाहिए, इसमें इसी तरह की ऑडियो लीक्स चाहिए। अगर सियासी तौर पर आती हैं, सियासी रहनुमाओं की आती हैं, तो क्रिकेट के चेयरमैन की भी आ गई, अब क्रिकेट के प्लेयर्स की भी आ जाएगी। तो हमारा रुख, हमारा जर्नलिज्म उसी तरफ जा रहा है, सेंसेशनलिज्म की तरफ जा रहा है, कंट्रोवर्सीज की तरफ जा रहा है। अगर आप सीधी पॉजिटिव बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि ये तो बहुत ही आम सी बात कर रहे हैं, ये उड़ा नहीं रहा है, ये इसको तबाह नहीं कर रहा है, ये इसको टीम को उड़ा नहीं रहा है। लेकिन क्रिकेट फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात की जाती है। अगर कोई चीज गलत है, अगर कोई चीज फैक्ट्स एंड फिगर्स पे गलत आ रही है, तो आप उस पर क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन आप अगर इस तरह से कहना शुरू कर दें कि पिच में ये है, बल्ला गलत तरह से आ रहा है, ये क्रिकेट के एक्सपर्ट की, जो क्रिकेट के प्लेयर हैं, उनकी बात करने की है। हाँ, हम पढ़कर सोचकर जब कोई हम ये कह सकते हैं कि हमें एक प्लेयर ने ये बताया कि इसका बल्ला इस तरह से आ रहा है, तो हम टेक्निकल इतनी बातें नहीं कर सकते, लेकिन हम फैक्चुअल फैक्ट्स के ऊपर, फिगर्स के ऊपर बात कर सकते हैं। ठीक है। आप समझते हैं कि क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से कुछ ना कुछ तो उसको वजाहत देनी चाहिए कि ठीक है, अगर मैं और आप भी कोई प्राइवेट गुफ्तगू कर रहे हैं और हम भी अपने अपने इदारों के लिए बातें करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सब कोई फरिश्ते, हम भी अपने अपने इदारों के लिए खाने की मेज पर, चाय की मेज पर, अपनी फैमिली में डिस्कशन करते हैं। आज ऑफिस में दिन कैसा गुजरा, आज बॉसेस के साथ क्या मामला हुए, कुलीग्स के साथ, सीनियर के साथ, जूनियर के साथ क्या मामला हुए, और उसी में से कोई अगर वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करके हमारे बॉसेस तक पहुंचा दे या उसको पब्लिक कर दे, आप समझते हैं कि इसकी बेखुनी होनी चाहिए? और इस हवाले से कोई ना कोई पाकिस्तान में ऐसा कानून अगर है तो उसको मजीद सख्त और इंप्लीमेंट होना चाहिए। कानून तो बनना चाहिए जरूर, इसलिए कि प्राइवेट कन्वर्सेशंस प्राइवेट होनी चाहिए, उसके ऊपर इस तरह की चीजें नहीं निकलनी चाहिए। लेकिन जो लोग अहम ओहदों पर फाइज होते हैं, उनको टेलीफोन पर इस तरह की सेंसिटिव बातें करने से गुरेज करना चाहिए कि हमने इसको यूं किया, हमने उसको यूं कर दिया, वो 8 प्लेयर उसके अंडर में है, 10 प्लेयर उसके काबू में है, वो उसका ससुर है, वो उसका दामाद है। इस तरह की बातें करते हुए वो भी टेलीफोन पर एहतराज करना चाहिए, उससे बचना चाहिए, इसलिए कि इस तरह की बातें आप किसी और से भी कर रहे हो। अगर जिस तरह ज़का अशरफ साहब दूसरे एंड पर किसी खातून से या किसी साहब से बातें कर रहे थे, अगर वो रिकॉर्ड करके वो लीक कर देते या वो रिकॉर्ड करके सारी बातें दे देते तो उनको बहुत नुकसान होता है। ये सारी चीज़ें बहुत एहतियात करनी चाहिए उन लोगों के लिए जो कोई ऑफिस होल्ड कर रहे हो, जो कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर। बिल्कुल सही हो, शाहिद ने बिल्कुल सही कहा कि चाहे पीसीबी की तरफ से किसी प्लेयर के लिए हो या जो किसी सहाफ़ी की तरफ से जो है वो पीसीबी चेयरमैन के लिए हो, ये इस तरीक़ेकार की बेखुनी करनी चाहिए, क्योंकि शाहिद भाई के पास भी बहुत सारे राज होंगे जो ये ऑफर नहीं बताते। हमें भी बहुत सारे प्लेयर्स की बातें पता होती हैं कि जो मॉरली, एथिकली और प्रोफेशनली जो हम वो उसको ऑन एयर नहीं कर सकते, और ये हमारा जो है फ़राइज़ मनसबी में शामिल है। शाहिद भाई, इंडिया का टूर आपका रहा, बड़ा ज़बरदस्त रहा, आपने बड़ा वहाँ पर इंजॉय किया, और सबसे बड़ी बात है आइसिंग ऑफ द केक, जो आपने शाहरुख गंगोली का इंटरव्यू लिया, उस हवाले से अगर कुछ शेयर करना चाहें। बहुत अच्छा टूर रहा अली। खौफ था, थोड़ा डर था कि कहीं ये इंग्लिश का सफ़र ना बन जाए, और इसलिए कि शिद्दत पसंदी, नफरत बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं और लोगों का रवैया बहुत अच्छा है। क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं, क्रिकेट के फैंस के ऊपर बात करते हैं, और हमारा ए स्पोर्ट्स का जो द पवेलियन शो है बहुत देखा जाता है, इतना देखा जाता है कि स्टार स्पोर्ट्स को उसकी तशवीश है कि ये हमसे बहुत आगे निकल गए। ज़ाहिर है उसमें बड़े अच्छे स्टॉलवर्ड्स हैं, फ़खर बड़ी अच्छी कंपेयरिंग करते हैं, तो
वो उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से भी बड़ा फायदा हुआ। और फिर जब गंगूली से इंटरव्यू हुआ तो गंगूली ने जिस तरह इंटरैक्ट किया वसीम अकरम से, मोइन खान से और दूसरे प्लेयर से, इत्तेफाक ये कि वो चारों प्लेयर्स के साथ खेल चुके थे और सौरव ने बहुत ही अच्छी बातें की। उन्होंने बताया कि किस तरह आईपीएल से नहीं बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेट से भारत के खिलाड़ी बने और पाकिस्तान के ऊपर उनको सबको तशवीश है कि पाकिस्तान क्यों नीचे जा रहा है क्रिकेट में, क्यों हमारे फास्ट बॉलर अब इतनी स्पीड वाले नहीं है। गंगूली ने भी कहा, एक बंगाल के बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जॉयदीप मुखर्जी, उन्होंने भी कहा कि रायली रोसो जब दिल्ली कैपिटल के कैंप में आए तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में तो जो फास्ट बॉलर आता है 140 प्लस होता है, लेकिन हमारी क्रिकेट डेवलप नहीं हो पा रही, हमारे क्रिकेटर्स डेवलप नहीं हो पा रहे। अभी अली आप भी थे नेशनल T20 में, मुझे कम से कम 8 से 10 अच्छे फास्ट बॉलर नजर आए, जिसमें लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं। इस्लामाबाद के उमैर आफरीदी अच्छे हैं, शहाब खान जो टॉप विकेट टेकर थे वो बहुत अच्छे हैं, फैयाज बहुत अच्छे हैं, मोहम्मद इमरान बहुत अच्छे हैं। ये इतने अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं कि इनको ग्रूम करने की जरूरत है। बैट्समैन इतने अच्छे हार्ड हिटिंग है। मुझे थोड़ा सा सदमा ये हुआ या थोड़ा सा दुख है कि अम्माद आलम को भी कैंप में बुलाना चाहिए, वो एक बहुत अच्छा प्लेयर है। उमैर बिन यूसुफ को बुलाया, वो बहुत अच्छा लगा। तो पाकिस्तान में प्लेयर हैं, टैलेंट है, हमारा सिस्टम हम उसमें उनको प्रॉपर ग्रूम नहीं कर पा रहे हैं और अगर अब हमने नहीं किया तो हमारी क्रिकेट और नीचे चली। ऑलराइट, और जिस तरह शो की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल जिस तरह शो बड़ी कामयाबी के साथ आपका गया, जिसमें यकीनी तौर पे साकिब फुरशोरी और हसीब अलवी बड़े जय्यद लोग हैं जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के, उनका भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अब ये बताइएगा कि आप सिंगर भी बड़े जबरदस्त हैं, मिकी और ये शिकवा करते रहे दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजाया गया, अहमदाबाद में इसलिए में हार गए, तो आपने सुना है अपने आवाज के जलवे जगाए आपने वहां पे? हाँ बिल्कुल अली, ये एक वही वाली बात है कि अगर आप नेगेटिव अंदाज में स्पाइस नहीं दे सकते तो आपको कुछ पॉजिटिव अंदाज में एंटरटेनमेंट जरूर देनी पड़ती है। तो वो थोड़ा बहुत किया और वो करता रहूंगा, इसलिए कि जब एक अल्लाह मियां ने दिया है हुनर तो उसको वो भी करना चाहिए। और सिचुएशन के हिसाब से अगर कोई चीज आमद हो जाती है तो वो थोड़ा रिपोर्ट में, थोड़े आपके एयर लाइव में, थोड़े पीपर में एक नया मजा डाल देते। थैंक यू सो मच सर, हमेशा की तरह बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू करते शाहिद हाशमी साहब, और हमेशा इनकी गुफ्तगू से लुत्फानंदोज होने का भी मौका मिलता है और मुस्तफीज होने का भी मौका मिलता है। लेकिन साथ साथ आपके इल्म है कि GTV और जी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को, ग्रासरूट क्रिकेट को, ग्रासरूट स्पोर्ट्स को कवर करता है और इन दिनों जो है वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है कि जहाँ पे साद नसीम ने मैच सेविंग इनिंग खेली अपनी टीम के लिए। साद नसीम से जानेंगे ब्रेक के बाद उनकी इस इनिंग के हवाले से, उनके कमबैक के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट के दीगर मामला के बारे में। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के जबरदस्त स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के, जिनसे बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। और जैसे कि आपके इल्म है कि जी स्पोर्ट्स और GTV की कोशिश होती है कि ग्रासरूट स्पोर्ट्स को भी फोकस करें और इन मैदानों में जो प्लेयर परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको आपके सामने लेकर आएँ, इनके टैलेंट को आवाम के सामने लाएँ ताकि पता चल सके कि हमारे ये प्लेयर जो है वो किस तरह किस तनदेही के साथ जो है वो जो है अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपना जो खून पसीना एक कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए सर्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे ही जबरदस्त क्रिकेटर मौजूद हैं जो इंतहाई टैलेंटेड हैं, इंतहाई बासलाहियत हैं और इंतहाई एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 2014 में इंटरनेशनल डेब्यू किया, 3 T20 मैचेस खेले, 3 वनडे मैचेस खेले और बड़े अपने वक्त के बड़े जबरदस्त न सिर्फ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी रहे बल्कि बड़े अच्छे लेग स्पिनर भी थे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साद नसीम, उनको शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साद। वालेकुम अस्सलाम, अली भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ साद और नाइस टू हियर यू कि बहुत अरसे के बाद आज आपसे बात भी हो रही है। आज आपने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, एक मजबूत टीम सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन के खिलाफ और डोमेस्टिक क्रिकेट में एक दफ़ा से फिर डिपार्टमेंटल क्रिकेट का आगाज़ हुआ और SNGPL जो एक बड़ी मजबूत टीम है, अजहर अली उसमें है, असद शफीक हैं, बहुत ज़बरदस्त टीम है वो, आबिद अली जैसे प्लेयर उस टीम में शामिल हैं, उसके खिलाफ आपने मैच सेविंग इनिंग खेली, सेंचुरी स्कोर की। सबसे पहले तो बताइए अपनी इस इनिंग को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? जी सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया और जी बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त मैच था आज का। काफ़ी एक्सपीरियंस टीम थी, अपोजिट साइड पे अजहर भाई खेल रहे थे, असद भाई थे और उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी, जिसमें मोहम्मद अली डेजी खेल रहा था, दानी थे, बिलावल भट्टी थे और शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह पाक ने परफॉर्म करवाया और मैंने 100 किया। तो कुछ जब इस मैच के लिए आप जा रहे थे तो ऑन पेपर सभी कहते हैं SNGPL जो है वो बड़ी मजबूत टीम है और जो आपकी टीम है वो इतनी मजबूत टीम नहीं है गनी ग्लास, लेकिन उसके बावजूद आप लोग बड़ा ज़बरदस्त खेले और मैच आपने सेव किया।
जी बिल्कुल, हमारी ये फर्स्ट टाइम टीम जो है क्वालिफाई की थी, वो खेल रही है गली क्लास। इसमें यंग लड़के भी खेल रहे हैं और 2 से 3 एक्सपीरियंस प्लेयर खेले थे। मैं था, तैयब ताई था, एक आशिफ अली प्लेयर है जो काउंटी खेलता है यूके में, वो खेला। ऊपर से बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने स्टार्ट दिया, अच्छा खेले। तैयब ने 50 किया, काशिफ ने किया और नीचे से मेरे साथ जैसे इरफान की पार्टनरशिप लगी और जो हमने मैच ड्रॉ किया, इसमें बहुत अहम रोल इरफान का भी था। ठीक है, तो साथ ये बताएं कि अभी गुज़श्ता 3-4 साल से जो पिछला रिजीम था उसमें डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं हो रही थी। मुझे याद है जब आप वाडा से खेलते थे तो आप उनके बड़े की बैट्समैन थे और पाकिस्तान की टीम के दरवाजे पे दस्तक दे रहे थे। आप समझते हैं कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद होने से ना सिर्फ साद नसीम को नुकसान हुआ बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट को भी नुकसान हुआ और अब दोबारा से आगाज़ हुआ है डिपार्टमेंटल क्रिकेट का, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, कुछ सालों से ये डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है वो नहीं हो रही थी। ये अब स्टार्ट हुई है दोबारा से, कंपटीशन बड़ा अच्छा हो रहा है। सारे जैसे आपने पहले भी कहा कि SNGPL की बड़ी जो है स्ट्रॉन्ग टीम थी और उसमें सारे खेल रहे हैं। इसमें ये है कि जो लड़का परफॉर्म करता है, कोई यंग लड़का परफॉर्म करता है तो उसके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है आगे जाने के लिए, क्योंकि वो सबकी नज़रों में आ जाता है। तो ये 3-4 साल से जो डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं हुई उसकी वजह से ये काफ़ी नुकसान हुआ प्लेयर्स के लिए। ठीक है, और साथ ये बताएं कि आपने जब 3 T20 मैचेस खेले 2014 में, 2015 में आपका कैरियर ख़त्म हुआ। अब मैं वनडे में अगर आपके रिकॉर्ड की बात करता हूँ तो 3 मैचेस में आपका 49.5 का तकरीबन एवरेज है। 99 आपने रन्स किए 3 वनडे मैचेस में। बॉलिंग आप बड़ी अच्छी करते थे। उसके बाद अगर T20 की अगर मैं बात करता हूँ तो आपका 3 मैचेस में से 2 मैचेस में आपकी बारी आई, 1 मैच में आपकी बारी भी नहीं आई। उसके बावजूद जो है वो आप टीम में अपनी जगह को कंक्रीट क्यों नहीं कर सके? जी बिल्कुल, जो मैं वनडे खेला था अपने लास्ट इनिंग में, आई थिंक मैंने 77 नॉट आउट किया था और वनडे भी खेला हूँ, T20 भी खेला हूँ। लेकिन आपको पता है कि जो उस टाइम प्लान में होते हैं सिलेक्टर्स और जो टीम के जो उनका कॉम्बिनेशन होता है, शायद मैं उनके प्लान के अंदर नहीं था, जिसकी वजह से मैं नहीं खेल सका। लेकिन मैं अपना अभी भी लगा हुआ हूँ हार्ड वर्क करने, अपनी परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी पहले भी 200 किया है सीजन के अंदर। तो शुक्र अल्लाह का कि अभी भी 100 हुआ। कोशिश करूंगा इसी फॉर्म को कंटिन्यू करूं और आगे जो है इसी सीजन काफी पड़ा हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ, तो इसमें जो है और ज्यादा से ज्यादा रन करूं। बिल्कुल साद, और मैंने आपको खुद खेलते हुए देखा है कि रमजान क्रिकेट से मैं आपको कवर कर रहा हूं। जबरदस्त आप लेग स्पिनर थे, इतनी जबरदस्त काबिल एतमाद आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी थे। पाकिस्तान सुपर लीग में भी आप इब्तिदाई सीजन में खेले, क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए भी आप खेले। लेकिन क्या वजह है कि साद नसीम जैसा टैलेंटेड ऑलराउंडर जो एक बड़ा यूटिलिटी प्लेयर है, और मैं तो ये कहूंगा कि आप नेचुरल कैप्टन भी हैं, उसके बावजूद PSL में भी आप नजर नहीं आ पाते हैं? कोई लॉबी सिस्टम है या आपकी PR कमजोर है या आपके पास सोशल मीडिया की टीम ज्यादा अच्छी नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वही जैसे मैंने आपको कहा कि इधर जो है आपके अपने इनके प्लान्स होते हैं, टीम बनती है, जो फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी वो देखते हैं, जो अगर उनके प्लान में हो या उनके जो है जैसे उनकी टीम बनती है उसके अंदर वो रखेंगे, उनके प्लान में होगा तो खेलूंगा। अब मैं उनके प्लान में शायद नहीं आता हूँ क्योंकि मैं डोमेस्टिक खेल रहा हूँ, अभी नेशनल T20 भी खेला हूँ, उसमें भी परफॉर्म किया, वनडे भी खेला हूँ, उसमें भी परफॉर्म किया। प्लेयर्स का काम होता है परफॉर्म करना, आगे जो है या लॉबी है या जो भी उनका सिस्टम है उसमें नहीं होऊंगा तो नहीं आ रहा। तो मेरी तो कोशिश यही है कि मैं परफॉर्म करूं और खेलूं। ठीक है, अच्छा साद, कुछ लोग ये भी कहते हैं, मेरे कई क्रिकेटर से बात हुई कि भाई साद नसीम कहाँ खो गया, साद नसीम इतना टैलेंटेड होते हुए भी क्यों नहीं आ रहा। अब आप बेहतर बताएंगे, आज मौका मिल गया मुझे पूछने का। लोग कहते हैं साद ने अपनी बॉलिंग पे काम करना कम कर दिया था। आप खुद भी ये समझते हैं कि अगर आप साथ साथ बॉलिंग को भी उसी तरह कंटिन्यू करते जिस अंदाज के आप बॉलर थे तो आपकी मजीद जगह बन सकती थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बॉलिंग तो मैं कर ही रहा था, लेकिन आप जब नहीं सिलेक्ट करना होगा, नहीं रखना होगा तो कोई ना कोई इशू निकाल लेते हैं। मैं तो परफॉर्म कर रहा हूँ, बॉल कोशिश करता हूँ बॉलिंग भी करूँ और बैटिंग में भी अपना परफॉर्म करूँ। जब आपको पता है कि टीम के अंदर अगर नहीं रखना तो कोई ना कोई या बैटिंग करता है या कोई हिट नहीं मारता, स्ट्राइक रेट अच्छा है, या बॉलिंग नहीं करता, ये मुझे नहीं पता। मैं तो करता हूँ, मैं तो अपनी पूरी 100% देता हूँ। ठीक है, और सादा आखिरी सवाल ये है कि माशाल्लाह इस तरह के आप प्लेयर हैं और अभी यंग भी हैं, आपकी इतनी एज भी नहीं हुई, तो कमबैक के लिए कितने उम्मीद हैं? जी बिल्कुल, मैं अपना जो है पूरा फिटनेस पे और अपनी परफॉर्मेंस पे काम कर रहा हूँ कमबैक के लिए, कि मैं ये जो ट्रॉफी चल रही है अभी इसके अंदर मैं और रन्स करूँ और आउट करूँ ताकि मैं अपना कमबैक कर सकूँ।
बेस्ट ऑफ लक के साथ हमारी तरफ से, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह माजी में खेलते नजर आए, इस तरह से मजीद आप परफॉर्मेंस दें। और पाकिस्तान को अभी भी आप जैसे मिडिल ऑर्डर बैटर्स की जरूरत है, स्पेशली जो शॉर्टर वर्जन है उसमें साद नसीम को जरूर यूटिलाइज किया जा सकता है, क्योंकि बैट्समैन भी बड़े ज़बरदस्त हैं और लेग स्पिनर भी बहुत अच्छे हैं, और कैप्टन तो है ही कि जो अब इतना एक्सपीरियंस होने के बाद अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हमें मुख्तलिफ मैचेस में नजर आते हैं। GTV जी स्पोर्ट्स की कोशिश हमेशा से ये रही कि ग्रास रूट स्पोर्ट्स को कवर करें, और हम इस कोशिश में किस हद तक कामयाब हैं वो आपका फीडबैक हमें बताता है। और यही वजह है कि कल भी हमने अपने शो में डिस्कस किया था, ना सिर्फ अजमान में खेले जाने वाली लीग को जो रॉयल प्रीमियर लीग है, और GTV माशाल्लाह उस लीग का जो अजमान में खेले जाने वाली है उसका मीडिया पार्टनर है, और साथ साथ टेप बॉल क्रिकेट को भी हम कवर कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जिन्ना ट्रॉफी है उसके भी आपको कुछ ग्लिम्पसेस दिखा रहे हैं। इस हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। साबिक वजीर खेल डॉक्टर मोहम्मद अली शाह मरहूम को खराज तहसीन पेश करने के लिए डॉक्टर अस्मा शाह ने जिन्ना ट्रॉफी का इफ्तिताह किया। हम तो ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से और जगह भी तरक्की हो रही है क्रिकेट को, तो इस ग्राउंड को भी हम आबाद रखें। हम कोशिश तो करते हैं कि जैसे शाह साहब आगे बढ़ के काम करते थे उनकी ही पैरवी करें हम, मगर अब ये पता नहीं कि कितने कामयाब हों। और बहुत खुशी हुई कि इस तरह की सरगर्मियाँ अगर होती रहेंगी तो इंशाल्लाह नौजवान जो इस मुल्क के जो यूथ हैं वो एक सेहतमंदाना सरगर्मी में हिस्सा लेंगे। टूर्नामेंट में शरीक खिलाड़ियों ने इवेंट को अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म करार दिया। बहुत अच्छा टूर्नामेंट शुरू हुआ है, और इसमें जितने भी लड़के यंग टैलेंट हैं सबको इंशाल्लाह चांस मिल रहा है। मुझे खुद भी बहुत अच्छा चांस मिले। जिन्ना टूर्नामेंट चल रहा है, आप इसमें अच्छी परफॉर्मेंस ताकि ऊपर आ जाओ और आगे अपॉर्चुनिटी अच्छी रहे। बस यही सर से चाह रहे कि इंशाल्लाह जो वर्क किया इस पे 100% हम अपना देंगे। कराची के जिन्ना क्रिकेट स्टेडियम में जारी टूर्नामेंट में 8 क्लब्स और 8 कॉलेजेस समेत 16 टीमें एक्शन में नजर आएंगी। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ असगर अजीम, GTV कराची। जी जनाब, आपने डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जिन्ना ट्रॉफी के हवाले से आपने रिपोर्ट देखी, असगर अजीम की ज़बरदस्त रिपोर्ट। और डॉक्टर मोहम्मद अली शाह के हवाले से मैं जितना भी जिक्र करूँ कम है, जिस तरह से उन्होंने बैनुल-सूबाई गेम्स करवाए, सिंध गेम्स करवाए, इंटरनेशनल 11 को वो लेकर पाकिस्तान आए, फिर रमज़ान क्रिकेट ट्रॉफी उनका बड़ा खासा रहा, फिर जो स्कूलों की तातीलात के दौरान उन्होंने जो कैंप्स लगाए वो पाकिस्तान के लिए बड़ी उनकी खिदमत हैं जिनको हमेशा याद रखा जाएगा। जी स्पोर्ट्स और GTV के तवस्सुत से हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी जन्नत में और फिरदौस में जगह अता फरमाए और करवट करवट उनको जगह दें। और जिस लेगेसी के साथ उनके साहबजादे डॉक्टर इमरान अली शाह, डॉक्टर जुनैद अली शाह और उनकी जो एहलियाँ हैं अस्मा शाह, इस लेगेसी को लेकर आगे बढ़ रही हैं, और GTV हमेशा इनके शाना बशाना रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।